नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, राम ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10% दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया है 4 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 4 वर्ष का दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया, 770 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया, 770 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10%, और चौथे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 10% की दर से 4 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा। 4 वर्ष में टोटल जो है प्रिंसिपल का 40% एसआई मिल जाएगा 10% के दर से। अब देखिए प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, 100%। तो देखिए ब्याज कितना मिला, 40%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 140%। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 140%। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 770 रुपया। यानी इस 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 770 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल, यानी हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ से अगर इसे 7 से काट लें, हम इसे 7 से काट लें तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से जाएगा 20 बार में। 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। अब देखिए इस साइड अगर हम 7 से इसे काट रहे हैं तो हम इस साइड भी इसे 7 से काटेंगे। इसे अगर हम 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 110 बार में। यानी यहाँ से 20% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 110 रुपये निकल के आ गया। और हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%। यानी हम 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखिए 20% का वैल्यू 110 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 550 रुपया। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया 550 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 550 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपने मूल की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से राशि जो है 3 वर्ष में, राशि जो है 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा, 3 यूनिट, क्योंकि राशि कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो देखिए अगले 3 वर्ष में भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा कितना होगा, 1:3 ही होगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो पहले वर्ष हम ब्याज काउंट करते हैं और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आता है। वो अमाउंट अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, वो अमाउंट अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखिए 3 वर्ष बाद हमारा अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, 3 वर्ष बाद हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है 3 यूनिट। तो ये जो अमाउंट होगा अगले वर्ष के लिए हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी अगले 3 वर्ष में हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 3 यूनिट। अगले 3 वर्ष के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 3 यूनिट। तो राशि जो है कितना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी राशि कितना हो जाएगी, 9 यूनिट। क्योंकि यहाँ रेशियो कितना है, 3 वर्ष में, यहाँ रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का 1:3। तो यहाँ भी 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, 1:3 होगा। देखिए यहाँ से भी हमारा रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 1:3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वह अपने मूल की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष में जो है मूल की कितनी हो जा रही है, 3 गुनी। और अगले 3 वर्ष में मूल की कितनी हो जा रही है, 9 गुनी। यानी हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 3 वर्ष प्लस का 3 वर्ष, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा।
यानी राशि जो है 6 वर्ष में अपने मूल की नौगुनी हो जाएगी। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 6 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 45 दिन और दूसरा समय क्या दिया 40 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 45 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 45 और 40 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 45 और 40 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 360। हम टोटल काम को मान लेंगे 360 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 360 यूनिट। अब देखिए इस 360 यूनिट काम को जब ए करे, इस 360 यूनिट काम को जब ए करे तो कितना समय लग रहा है, 45 दिन का समय लग रहा है। और इस 360 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 40 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 45 दिन में 360 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। और बी जो है 40 दिन में 360 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दोनों का इफिशिएंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ए जो है काम छोड़ देता है और शेष काम को बी जो है 23 दिन में पूरा करता है। अब देखिए शेष काम को बी जो है 23 दिन में कर रहा है, बी जो है 23 दिन में कर रहा है। तो देखिए बी जो है एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, बी जो है एक दिन में 9 यूनिट काम कर पा रहा है। तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23 गुने 9, हम 23 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 23 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 27 के साथ हाथ में 2, 18 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। अब देखिए 23 दिन में बी जो है कितना काम किया होगा, 207 यूनिट। अब देखिए टोटल हमें काम कितना कराना था, टोटल हमें काम कराना था 360 यूनिट। अब देखिए 360 यूनिट में से बी जो है 207 यूनिट काम कर रहा है अकेले, बी जो है 207 यूनिट काम कर रहा है अकेले, यानी शेष काम कितना हो जाएगा, हम यहाँ से शेष काम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, शेष काम हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, शेष काम हो जाएगा 153 यूनिट। अब देखिए शेष काम जो होगा ये दोनों मिलके किए होंगे, शेष काम जो होगा ये 153 यूनिट दोनों मिलके किए होंगे। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर पा रहा है 8 यूनिट और बी जो है एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 17 यूनिट काम करेंगे। और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 153 यूनिट काम कर रहे हैं 17 यूनिट इफिशिएंसी के साथ, यानी दोनों जो है कितना समय तक एक साथ काम किए होंगे, हम इसे 17 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी 9 दिन जो है दोनों मिलके एक साथ काम किए होंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ए जो है कितने समय बाद काम छोड़ दे रहा है, तो ए जो है 9 दिन बाद काम छोड़ देगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 9 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है टंकी के तल में रिसाव होने से पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है। एक अंतर्गम पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जिस समय टंकी पूरी भरी है अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, टंकी की क्षमता निकालना है। तो देखिए हम रिसाव को मान लेते हैं खाली करने वाला पाइप ए और भरने वाला पाइप को हम मान लेते हैं पाइप बी। तो देखिए जब ए अकेले काम करे तो टंकी जो है 6 घंटा में खाली हो जा रही है। जब ए के साथ भरने वाला पाइप बी काम करे तो टंकी जो है 8 घंटा में खाली हो रही है। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करे, यानी निगेटिव काम करे, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 घंटा और 8 घंटा का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 घंटा और 8 घंटा का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 24। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट पानी जब ए अकेले खाली करे तो 6 घंटा का समय लग रहा है, और 24 यूनिट पानी जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो खाली होने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 6 घंटा में अगर 24 यूनिट पानी खाली हो रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली हो रहा होगा, 4 यूनिट। 8 घंटा में 24 यूनिट पानी खाली हो रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली हो रहा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए ए जब अकेले काम कर रहा है तो 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली हो रहा है। जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली हो रहा है। इसका मतलब होगा कि बी जो है प्रत्येक घंटा में, इसका मतलब होगा कि बी जो है प्रत्येक घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है।
इसका मतलब होगा कि बी जो है प्रत्येक घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में भरने वाले पाइप के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में भरने वाले पाइप के बारे में दिया है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो देखिए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 1 घंटा में 240 लीटर पानी भरेगा। 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 240 लीटर। अब देखिए 1 घंटा में पानी भर कितना रहा है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 240 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टंकी की धारिता। देखिए हम टंकी की धारिता क्या मान के रखे, 24 यूनिट। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 24 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 24 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, देखिए हम इसमें 24 से गुणा करेंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5760 लीटर। टंकी की धारिता क्या निकल के गया, 5760 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5760 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है, उसे समान चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ हमारा क्या है, फिक्स है। तो देखिए जब हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उसका समान स्पीड 4 यूनिट है। तो देखिए जब इस 4 यूनिट के 3/4 से जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। यानी यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखिए जब अपने समान स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है, तो जब अपने समान स्पीड के 3/4 से जा रहा है तो 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी पहले की अपेक्षा उसे कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया 2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 घंटा दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि समान स्पीड से जाएगा तो उसे कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए जब समान स्पीड से जा रहा है तो उसे 3 यूनिट का समय लग रहा है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 घंटा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटा है, तदनुसार उस धारा की गति कितनी है। हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है, हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी धारा के साथ वाला स्पीड क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी स्पीड क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया, 8 किलोमीटर पर घंटा दिया है। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा की स्पीड, यानी हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर ले तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y, यहाँ हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। हमसे पूछ क्या रहा था, धारा की स्पीड, और धारा की स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वृत्तीय पहिया के त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमें क्या निकालना, चक्कर का संख्या निकालना है। तो देखिए चक्कर का संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक चक्कर का दूरी निकाल के और टोटल दूरी में उस दूरी से भाग देंगे तो हमारा चक्कर का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, पहिए के परिधि के बराबर, और हमें क्वेश्चन में पहिया कैसा दिया, वृत्ताकार। तो देखिए वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब देखिए हम यहाँ पाई और r का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 1.75 मीटर। अब देखिए 7 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 0.25 बार में चला जाएगा।
अब देखिए हम इस 2 से अगर 0.25 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 0.5 से अगर हम 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या निकल के आ गया, 11 मीटर निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी कितना दिया है, 11 किलोमीटर। तो देखिए हम इस 11 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी टोटल दूरी हमारा मीटर में क्या निकल के आ गया, 11 गुने 1000 मीटर। और एक चक्कर में 11 मीटर चल रहा है, एक चक्कर में 11 मीटर चल रहा है, तो हम यहाँ से चक्कर का संख्या निकाल सकते हैं। 11 से हमारा 11 कट जाएगा, मीटर से हमारा मीटर कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 1000 चक्कर। यानी उसे 11 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाना होगा, 1000 चक्कर लगाना होगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी हुई संख्या थी, हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमें संख्या दी हुई थी वो 1 से, हमने मान लिया कि जो हमें संख्या दी हुई थी वो 1 से। तो देखिए विद्यार्थी को इसका 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इस x का 3/4 माइनस x का 3/14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे, हम यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 28। 4 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 28 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21x माइनस 14 से 28 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 150। अब देखिए हम यहाँ से इसे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15x। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150 गुने 28, 150 गुने 28 हो जाएगा। अब देखिए 15 से 150 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। 15 से 150 कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। हम 10 से अगर 28 में गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, 280। x हमने क्या मान के रखा था, संख्या, और हमसे पूछ क्या रहा था, संख्या पूछ रहा था, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 280 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं के HCF और LCM का योग 680 है तथा LCM HCF का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि LCM HCF का 84 गुना है। तो देखिए हमने मान लिया कि HCF जो है वो 1 से, हमने मान लिया कि HCF 1 से, तो LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा इसका 84 गुना, यानी LCM हो जाएगा 84x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में HCF और LCM का योग दिया है। हमें क्वेश्चन में HCF और LCM का हमें योग दिया है। हमें योग कितना दिया है, 680 दिया है। तो देखिए HCF हमारा 1 से, तो LCM कितना है, 84x। हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो यहाँ से हमारा योग कितना हो जाएगा, 85x हो जाएगा। 85x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 680। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 85 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, 84 गुने 8 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, 84 गुने 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें LCM और HCF पता चल गया और हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। अब देखिए एक संख्या में क्वेश्चन में क्या दिया, एक संख्या में क्वेश्चन में 56 दिया है, हमें दूसरी संख्या निकालना है। LCM हमारा कितना निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया 84 गुने 8। HCF हमारा कितना है, 8 है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। हम इस 8 से अगर 56 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 7 से अगर हम 84 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी यहाँ से हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 12 में 8 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा,
96, यानी दूसरी संख्या कितना निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10, 12, 16, 20 पी और 26 का औसत 17 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया है, 17 दिया है, और आंकड़ा क्या दिया है, हमें आंकड़ा दिया हुआ है 10, 12, 16, 20 पी और क्या दिया, 26 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 10 जो है 17 से कितना कम है, 10 17 से 7 कम है। 12 जो है 17 से कितना कम है, 5 कम है। 16 17 से कितना कम है, 1 कम है। 20 जो है 17 से कितना ज़्यादा है, 20 17 से 3 ज़्यादा है, हमें पी का वैल्यू निकालना है। 26 जो है 17 से कितना ज़्यादा है, 26 17 से 9 ज़्यादा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -7 और -5, ये हमारा हो जाएगा -12, -12 और -1 हमारा कितना हो जाएगा, -13। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, +3 और +9, ये हमारा हो जाएगा +12। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -1। अब देखिए ये सभी मिलके औसत 17 के लिए एक कम लेके आ रहे हैं, तो P को जो है औसत 17 रखने के लिए औसत से एक ज़्यादा लेके आना होगा, यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 17 + 1, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 18। P का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।